वंस अगेन आप सभी का तहे दिल से इस छोटे से चैनल पे स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं ईएस पॉइंट यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो में मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हम लोग इनका जीवन परिचय देखेंगे, देन उसके बाद हम इनके साहित्यिक परिचय को भी समझेंगे। फिर आपके सिलेबस में इनका एक चैप्टर है, एक कविता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग एंड इनके सारांश को भी देखेंगे। तो सारा फुल पैकेज है, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में सब कुछ आता है, कई बार जीवन परिचय लिखने आ जाता है, कई बार जीवन परिचय नहीं आता है लेकिन साहित्यिक परिचय आपके एग्ज़ाम में आता है, और कई बार आपको दोनों ओर प्रेम पलता है कविता का सारांश लिखने के लिए आ जाता है। तो सब लोग आज हम एक ही साथ करेंगे, ठीक है। तीनों को ध्यान से सब समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैथिली शरण गुप्त जो जी हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि ये थे कौन और कहाँ से थे, इनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, यानी जीवन परिचय टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। मैथिली शरण गुप्त जो हैं हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महान राष्ट्र कवि हैं। और मैथिली शरण गुप्त जो जी हैं, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव, ठीक है, चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था और 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मोस्ट वीवीआई लाइन यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, तो ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कौन से गांव में हुआ था और कब हुआ था। तो इनका जन्म झांसी जिले यानी उत्तर प्रदेश में झांसी पड़ता है और वहाँ एक गांव है चिरगांव, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। और इनके पिताजी का नाम था सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम था काशीबाई, ठीक है। पिता का नाम रामचरण गुप्त एंड माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जो जी थे, कहीं न कहीं इनके पिताजी जो थे हिंदी साहित्य के बहुत बड़ी प्रेमी थे, उसी कारण गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। अब आप भी देखते होंगे, अगर आपके घर में कोई IAS या कोई डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर रहता है या कोई भी, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चे पर पड़ता ही है, ठीक है। तो वैसे ही इनके पिताजी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी थे, उसी कारण मैथिली शरण गुप्त जो थे काफ़ी प्रभावित हुए अपने पिताजी से, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त जी का जो प्राथमिक शिक्षा है प्राइमरी स्कूल, तो इनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव में ही हुई, अपने गांव में ही हुई, तथा इनका जो हाई स्कूल है माध्यमिक शिक्षा वो मैकडोनल हाई स्कूल में हुआ, ठीक है। ये झांसी में पड़ता है और घर पे ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी का प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से प्रकाशित होने वाले बायोस्कोप कारक नामक पत्र में छपती थी, ठीक है। ये वाला लाइन ध्यान रखो, घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी का जो शुरुआती रचनाएं थी, ठीक है, इनकी मुख्य रचनाएं वो प्रकाशित होती थी कहाँ पे, कोलकाता में। और किस में प्रकाशित होती थी? बायोस्कोप कारक नामक पत्र, बायोस्कोप कारक नामक पत्र में छपती थी। याद रखना, ये वाला पत्र का नाम भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे इतने छोटे से लाइन से तुम्हारे कम से कम 8 ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। कैसे कैसे? सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेगा कि इनका जन्म क्या हुआ था, तो आप लोग टिक करना। अगर ऑब्जेक्टिव आता है आपके एग्जाम में तो चिरगांव में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में हुआ था। इनके माता का नाम क्या था? काशीबाई था। इनके पिता का नाम क्या था? रामचरण था, ठीक है। और इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुआ था? तो बोलेंगे इनका प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में ही हुआ था, चिरगांव में, ठीक है। इनकी माध्यमिक शिक्षा कहाँ पे हुआ था? तो मैकडोनल हाई स्कूल में हुआ था, कि जो कि झांसी में है, ठीक है। और इनकी जो शुरुआत में जो रचनाएं इन्होंने लिखी थी, स्टार्टिंग में प्रारंभिक रचनाएं इनकी कहाँ पे छपती थी? तो वो बायोकारक नामक पत्र, इसमें छपती थी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, और ये सबको आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, और जीवन परिचय आए तो ज़रूर लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनके ही बारे में कुछ और जीवन परिचय देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसादी द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं
स्नेहमय परामर्श से इनके काम में पर्याप्त निखार आया। अब इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब ये काफ़ी अच्छे आदमी थे अपने समय के, और जैसे ही इनके संपर्क में ये मैथिली शरण गुप्त जी आए, तो मैथिली शरण गुप्त जो जी थे, इनके संपर्क में आने में इन पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और बहुत ही पर्याप्त निखार आया इनमें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग से भी अगर दोस्ती करते हो तो एक कैसे न कैसे अच्छे से करना। अच्छे लोग से करोगे तो आप में निखार आएगा, अगर बुरे लोग से करोगे तो फिर फंस जाओगे और बदनामी हाथ लगेगी। तो महावीर द्विवेदी जी के संपर्क में आने से ये जो हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं, उनको आदेश का पालन करते हुए, उनके उपदेश का पालन करते हुए स्नेहमय परामर्श से इनके काम में पर्याप्त निखार आया। तो समझ सकते हो एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे गुरु का रिलेशन कितना ज़रूरी है। जीवन में मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो और ये बहुत बड़े आदमी थे महाप्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। किनको? जिनके बारे में पढ़ रहे हैं उनको, अरे मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में लिखा गया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। 12 दिसंबर 1964 में माँ भारती का सच्चा सपूत सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया, ठीक है। कौन विलीन हो गया? मैथिली शरण गुप्त 12 दिसंबर 1964 से माँ भारती का सच्चा सपूत सदा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गया। मैथिली शरण गुप्त जी पर गांधी जी का भी गहरा प्रभाव पड़ा था। उस समय ये गांधी जी भी थे, उस समय हमारे जो महात्मा गुरु हैं बापू, तो गांधी जी भी थे, और गांधी जी का भी कहीं न कहीं मैथिली शरण गुप्त जी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। कैसे? आप देखेंगे कि पड़ा है, और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और कारावास की यात्रा भी की। तो बोल सकते हैं मैथिली शरण गुप्त ने गांधी जी से सीख करके और उनके प्रभाव से हो करके मैथिली शरण गुप्त ने भी राष्ट्रीय जो आंदोलन हो रहा था उस समय, उसमें इन्होंने भी भाग लिया था, और उसी भाग लेने के कारण अंग्रेज ने इनको कारावास यानी जेल में डाला था। तो कारावास का भी यात्रा ये कर चुके हैं अपने लाइफ में। कौन? मैथिली शरण गुप्त। क्यों? आंदोलन करने के कारण इनको कारावास की भी यात्रा करनी पड़ी थी, ठीक है। और ये एक सच्चे राष्ट्र कवि भी थे, और इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी कविताएं लिखी है, जिसका तो एक एग्जाम्पल हम लोग आज ही पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखो, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया दोनों ओर प्रेम पलता है, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी है जिसको हम लोग साहित्यिक परिचय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला देखना, यह एक सच्चे राष्ट्र कवि भी थे और जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना भी जताई है इन्होंने, ठीक है। और अंतिम काल तक राष्ट्र सेवा में अथवा काव्य साधना में सन 1964 ईस्वी में अपने राष्ट्र को अलविदा कह गए, ठीक है। 1964 को अलविदा कह गए का क्या मतलब होता है? मतलब मृत्यु हो गई इनकी, समझ रहे हो ना? हाँ, तो इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई भैया। तो अब जब मृत्यु हो गई तो बस इतना ही देखना है, और क्या, ख़त्म। इनका जीवन परिचय इतना लिख दोगे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो मैथिली शरण गुप्त थे, आप जितना भी पढ़े होंगे जीवन परिचय, तुम आपको ये ज़रूर अंदाज़ा लग गया होगा, ये सीखते सबसे बहुत थे। जैसे कि अपने पिता इनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, बहुत बड़े प्रेमी थे हिंदी साहित्य से। तो मैथिली शरण गुप्त जी अपने पिताजी से भी बहुत सारी चीज़ सीखे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी इनसे भी बहुत कुछ सीखे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मैथिली शरण गुप्त जी इवन गांधी जी से भी बहुत प्रभावित थे। तो ये सबसे प्रभावित होते थे, बहुत सीखते थे। तो मैं भी कहता हूँ आप लोग भी हैं तो अच्छे गुरु को अपनाइए और अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे लोग के साथ रहिए। आप भी बहुत कहीं ना कहीं हिस्ट्री बनाएंगे और आप भी कभी कहीं ना कहीं कभी फेमस होंगे। तो अच्छे लोग के साथ रहोगे, ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। अब कुछ और भी चीज़ें हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जैसे कि कौन से, एक तो मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया था, पद्म विभूषण। ऊपर में पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर देखो पद्म विभूषण। तो मैथिली शरण गुप्त पद्म विभूषण जीते थे। और भी अवार्ड हैं उसके अलावा, जैसे कि
ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर डी लिट की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूपी में पड़ता है, इनको डी लिट की उपाधि प्राप्त हुई थी वहाँ पे। ठीक है, सन 1952 में गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य के लिए मनोनीत भी हुए थे। देख रहे हो, अपना जो राज्यसभा है वहाँ पे ये मेंबर के लिए मनोनीत भी हुए थे। ठीक है, और 1954 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगेन मैंने ये बता रखा है तुमको ऊपर में। पूरा जीवन परिचय, इनका मृत्यु हो जाता है 1964 में। तो इनका जीवन कुछ इस प्रकार से व्यतीत होता है। ठीक है, अभी जीवन परिचय लिखने आएगा एग्ज़ाम में, तो ये सब लिख देना। ठीक है, अगर और भी आप लिखना चाहते हैं तो गूगल पे, विकिपीडिया पे जाओगे ना, भर भर के इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी रखी है। तो आप कुछ ऐड करना चाहो वहाँ से जाना, कुछ पॉइंट आपको अच्छा लगे ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, वैसे इतना इनफ है। अभी हम लोग इनका मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं कि इन्होंने साहित्य के फील्ड में कितना योगदान दिया है और क्या क्या लिखा है, और क्या लिखा है तो इतना फेमस है। ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ इन्होंने ज़रूर लिखा होगा कि ये फेमस है। जैसे कि तुमने इनका जीवन परिचय पढ़ा तो तुमको समझ में आ गया, ये एक तरह के महान राष्ट्र कवि थे, और साथ ही साथ इन्होंने आंदोलन वगैरह सब कुछ में भाग लिया था। तो ये राष्ट्रीय कवि थे, नेशनल मतलब राष्ट्रीयता इनके मन में था। तो इनके साहित्यिक परिचय को जब तुम पढ़ोगे ना, समझ में आएगा ये कितने महान थे, इन्होंने कितना अच्छा साहित्य में काम दिया है, योगदान दिया है, कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। तो साहित्यिक परिचय भी आता है आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में इत्वृत्त कथन का अधिकता है। मतलब शुरुआती जो रचनाएं इनकी थी उनमें इत्वृत्त की जो कथन, इत्वृत्त कथन होती है वो मतलब उसकी बहुत ज़्यादा अधिकता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो लगेगा कि हाँ है, थोड़ा सा समझने लायक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला, पहले लाइन को ध्यान से पढ़ना। गुप्त जी ने खड़ी बोली, ये खड़ी बोली क्या होता है? तो ये हिंदी जो भाषा है ना, उसी का एक तरीके का रूप है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, संस्कृत भाषा को मॉडिफाई करके हिंदी भाषा बना है, संस्कृत भाषा को मॉडिफाई करके आज का जो उर्दू है वो बना है। ठीक है, खड़ी बोली मतलब जिसमें ब्रिज भाषा का प्रयोग ना हो, उसका प्रभाव ना हो। वैसे उतना डिटेल में आपको समझना नहीं है, बस आप समझ जाओ कि खड़ी बोली, गुप्ता जी ने खड़ी बोली के स्वरूप में निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, गुप्ता जी की प्रारंभिक रचनाओं में इतिवृत्त, अब इतिवृत्त क्या है? वैसी कहानियाँ, वैसे कथन, वैसे कामें जो इतिहास से जुड़े हुए होते हैं उसे इतिवृत्त कहते हैं। आप इति को देखो ना, इतिहास, इति से इतिहास भी हो सकता है, तो इसको ट्रिक बना लेना। ठीक है, इतिवृत्त मतलब वैसी कहानियाँ जो पुरानी घटनाओं पे आधारित होती है और उसके बारे में बताती है। तो इनका जो प्रारंभिक रचना हुआ करता था, गुप्ता जी का प्रारंभिक रचना इनका कैसा हुआ करता था? इतिवृत्त कथन की अधिकता थी। पुराने ज़माने की कहानियों के बारे में ये ज़्यादा थोड़ा बताया करते थे, इतिहास के बारे में। किंतु ये प्रारंभिक में था, मतलब शुरुआत में, लेकिन कुछ दिन बाद, किंतु उसके बाद रचनाओं में लाक्षणिक, वैचित्र्य एवं सूक्ष्म मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, मार्मिक अभिव्यक्ति हुई। गुप्त जी ने अपने रचनाओं वे प्रबंध के अंदर गीत काव्य का समावेश कर उन्हें उत्कृष्टता प्रदान की है। ठीक है, गुप्त जी का चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। ठीक है, काल्पनिक वगैरह में इनका कोई स्थान नहीं है। ठीक है, कल्पना समझते हो ना, इमेजिनरी, तो उनमें कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव हैं, मतलब इनके जो स्टोरीज पढ़ोगे या फिर कविता पढ़ोगे तो इनके सारे चरित्र जो दर्शाते हैं वो मानव दर्शाते हैं। ठीक है, उनमें देव एवं दानव नहीं है, समझ रहे हो? अच्छा, इमेजिनरी स्टोरी में देखते होगे बहुत अच्छे अच्छे दानव देव बनाए जाते हैं। ठीक है, सुपरमैन, ये सब, दिस टाइप ऑफ स्टोरी जो होता है ये नहीं लिखा करते थे। इनका जितना भी कहानी देखोगे ना, उनमें क्या पाओगे?
क्या पाओगे, इनका जो सारे चरित्र में मानव है, ना कि कोई दानव और भगवान। ठीक है, इनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन एवं चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं। ठीक है, इसीलिए वे जीवन पर ना और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत, वन ऑफ द मोस्ट, इनका जो रचना है ना सब साकेत है, याद रखना। तो साकेत के राम ईश्वर हेतु हुए भी तुलसी की भांति, साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की वादी आराध्य नहीं है, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं, हमारे ही बीच के व्यक्ति हैं। जैसे कि तुलसीदास जी की पूजा किया करते हैं। ठीक है, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, लेकिन ऐसा इनके जय मथले चरण गुप्त हैं, इनका ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी आराध्य नहीं है और हमारे बीच के ही एक व्यक्ति हैं। कौन? यही, और क्या, और कौन? अच्छा, ये इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया, साहित्यिक परिचय। अब देखते हैं इन्होंने लिखा क्या क्या था। ठीक है, इनकी रचनाएं को देखते हैं, कृतियां को देखते हैं। तो गुप्ता जी ने लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती 1912 में, रंगभंग 1909 में, और जयद्रथवध, ठीक है, पंचवटी, इंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि उल्लेखनीय है। समझ रहे हो, ये सभी कुछ इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जो कि आपको कम से कम 3-4 नाम तो याद होने ही चाहिए। एग्जाम में लिखोगे अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, इनकी भाषा शैली कैसी थी? इनकी भाषा शैली भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने वाले गुप्ता जी का महत्वपूर्ण योगदान, भाषा में मध्यु भाव की तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों की सुंदरता अद्भुत है। तो इनका जो भाषा शैली था वो खड़ी बोली था, ध्यान रखना। और मैंने ऊपर भी यहाँ पर समझाया था, खड़ी बोली में को इसको विकास करने में, निर्धारण करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समझ रहे हो ना? तो वही वाला बात यहाँ पर लिखा गया है। वे गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में सिद्धास्त थे। मतलब कोई भी गंभीर सिचुएशन वाला कहानी हो, या फिर गंभीर, और क्या लिखा हुआ है, वह गंभीर विषय को भी, मतलब होता है ना कोई गंभीर विषय है तो उसको गंभीर तरीके से लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, वो उसको बहुत ही सरल शब्द में लिख देते थे और पढ़ने वाले समझ जाते थे। तो वो गंभीर विषय को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करते थे, जिसको पढ़ने वाले को भी मज़ा आता था। प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। ठीक है, इनकी भाषा में लोकगीतियाँ एवं मुहावरे को प्रयोग से जीवांत, मतलब इनकी जो भी कहानियाँ होती थी या जो भी कविताएं होती थी, उनमें ये क्या किया करते थे, लोकगीतियाँ और मुहावरे का यूज़ बहुत किया करते थे। और उसके प्रयोग से देखिए इनकी जो कहानियाँ थी वो लगता था कि नहीं सच्ची कहानियाँ हैं। मतलब कैसी जीवंतता आ गई उस कहानियों में, उस कविताओं में क्या आ गई, जीवंतता आ गई है। ठीक है, गुप्ता जी मूलतः प्रबंधकार थे। ठीक है, गुप्ता जी मूलतः क्या थे, प्रबंधकार, लेकिन प्रबंध के साथ साथ मुक्तक, गीति, ठीक है, गीति नाट्य, नाटक आदि क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक सफलताएं हासिल की है। तो बोल सकते हो मल्टी टैलेंटेड थे ये। इनकी रचना पत्रावली पत्र शैली में रचित है। ठीक है, इनकी रचना पत्रावली पत्र शैली में रचित नूतन काव्य शैली का नमूना है। नूतन काव्य शैली का नमूना है। इनकी शैली में गोयता, प्रवाहमयता एवं संगीतात्मक विद्यमान है। ठीक है, सच्चे अर्थों में अगर बात की जाए, सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उनमें ठीक है, जन जागृत लाने वाले राष्ट्र कवि हैं। अब इनकी कहानियाँ पढ़ के लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते थे और नेशनलिज्म की जो भावना है, राष्ट्रीयता का जो भावना है, देश प्रेम की भावना है, वो आता था। तो कहीं ना कहीं इनकी कहानियाँ बहुत सारे लोग को इन्फ्लुएंस करता था। तो अच्छी कहानियाँ थी इनकी। ठीक है, इसीलिए तो इनका नाम पड़ा है राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने राष्ट्र के लिए अपना काम किया है। ठीक है, राष्ट्र की सहायता की है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे राष्ट्र की सेवा करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। या तो आप आर्मी में चले जाओ, या तो आप कोई बिजनेस करो, इकोनॉमी से राष्ट्र की हेल्प करो, इंडिया की हेल्प करो, या फिर कुछ अच्छा करो। कोई भी फील्ड में जा कर के
देश के लिए काम करो। तो ये कविता की फील्ड में, ठीक है, रचनाओं की फील्ड में काम किए, इसीलिए इनको राष्ट्र कवि कहा गया। ठीक है, इनके काव्य हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि है। सही बात है भाई, अमूल्य निधि है जिसका मूल्य नहीं किया जा सकता है। हम इस कविता को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोनों ओर प्रेम पलता है, यह कविता जो है हमारे मैथिली शरण गुप्त, जो कि हमारे महाकवि थे, ठीक है, राष्ट्र कवि थे, उनके द्वारा यह लिखा गया है। दोनों ओर प्रेम पलता है शीर्षक को आप जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ, किस चीज़ के बारे में हम लोग इस कविता में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि टॉपिक को पढ़ो, तुमको समझ में आएगा कि पूरे कविता में क्या कहना चाहता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर, तो प्यार जो होना चाहिए ना, दोनों ओर से होना चाहिए, तभी प्रेम पलेगा। अगर तुम्हारा प्यार वन साइडेड है तो प्रेम ज़्यादा दिन तक नहीं पलेगा। ठीक है, वो बात अलग है, मूवी वगैरह में थोड़ा दिखा देता है कि वन साइडेड लव बहुत दिनों तक चलता है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। दोनों ओर से प्रेम पलना चाहिए, लव होना चाहिए। अब आप लोग में बहुत सारे लड़के सिंगल होंगे, बहुत सारी लड़कियां सिंगल होगी, बहुत सारे लड़के मिंगल होंगे। तो जो लोग प्यार में हैं अभी फ़िलहाल या सिंगल मिंगल हैं, तो वो लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी कविता है और प्यार का असली मतलब समझ में आएगा आज आपको। दोनों ओर प्रेम पलता है, यह कविता तो सबसे पहले बार किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। देखो, इस कविता का आपके एग्ज़ाम में क्या आता है, सारांश लिखने के लिए आता है। तो सारांश नीचे में मैं लिख दिया हूँ, आप ये सारांश जाके एग्ज़ाम में लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये सारांश बस आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, अभी जो चीज़ मैं समझाऊँगा यहाँ पर कविता को लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करूँगा ना, सबको एक एक करके, वही सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे में लिखी गई है। तो मैं इसको सारांश को नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दूँ और नीचे भी एक्सप्लेन करूँ तो डबल बार एक्सप्लेन हो जाएगा ना। तो ये वाला बस आपकी सहूलियत के लिए नोट्स मैंने बनाया है, ये नोट्स के माध्यम से आप लोग लिख लेना। ठीक है, बस अब सुनने पे ध्यान देना, क्योंकि नोट्स तो आपको मैं बनाया दे ही रहा हूँ, तो सुनने पे ध्यान देना, लिखना उखना कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, बस ईयरफोन वगैरह लगा लो और ध्यान से सुनना। जैसे कि देखो, इसमें टोटल 5 पद दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। टोटल कितने पद हैं इस पोयम में? 5 पद है। और पांचों पद में क्या है, कुछ बेसिक से चीज़ें हैं इस पद में। अब तुम जब पढ़ोगे तो तुमको पतंग और दीपक के बारे में चर्चा मिलेगी। पतंग एंड दीपक, तो ये पतंग एंड दीपक क्या है? ठीक है, पतंग एंड दीपक क्या है? तो कीट पतंग तुमने बहुत सुना होगा, कीट पतंग। तो पतंग एक तरीके का कीट है, कीड़ा, इंसेक्ट। ठीक है, तो एक तरीके का क्या है, कीट है। और दीपक जानती हो, दिया को कहते हैं, जो दिवाली वगैरह में जलाते हो वही वाला दिया। ठीक है, तो पतंग का मतलब समझते हो ना, इंसेक्ट, कीट, और दीपक का मतलब दिया। चलो, कुछ मीनिंग है जो समझ में आना चाहिए, तभी समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक बार रीडिंग बस डालता हूँ, बस रीडिंग डालूंगा, एक्सप्लेन मैं थोड़ी देर बाद करूँगा, तब बस ध्यान से सुनना। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा है तू क्यों दहता, पर पतंग पढ़ कर ही रहता, कितनी भी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम फलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्राण छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मरे, तू महान मैं लघु पर प्यारे, क्या ना मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने से आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग लिपि काली, किसका वश से चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती बिनी ग्रीवित है रखती, उसे चलाती जिससे चकती, काम नहीं परिणाम निखारती, मुझको ही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो ये है कविता। ठीक है, अब एक एक करके सबका लाइन को समझते हैं। कई बार क्या होता है ना, आपके एग्ज़ाम में ये वाला पद को लिख देगा, पहला पद या कोई भी पद उठा लेगा और 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका सारांश लिखो, तो वो भी कर सकते हो। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे कि इस कविता को पढ़ने से पहले, इस कविता में जो कवि हैं हमारे, कौन? मैथिली शरण गुप्त, वो कहना क्या चाह रहे हैं वो समझ लो। तो यह जो कविता है ना, एक तरीके का चित्रात्मक कविता है, लिख लेना कहीं पे, चित्रात्मक। तो चित्रात्मक कविता है। चित्रात्मक कविता कैसा कविता होता है? इसमें दीपक एंड
पतंग के माध्यम से यहाँ पर लक्ष्मण और उर्मिला को दर्शाया गया है। लक्ष्मण भगवान को जानते हो, राम भगवान के जो भाई थे, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है चित्रात्मक कविता है, इसमें डायरेक्टली आपको यहाँ पर लक्ष्मण और उर्मिला लिखा नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर कोडिंग किया गया। बेसिकली रीजनिंग में पढ़ते होगे कोडिंग डिकोडिंग, तो यहाँ पर कोडिंग किया गया है। जैसे कि देखो, पतंग का जब मैं बात करूँगा तो तुम लोग क्या मान लेना, पतंग मतलब उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, ठीक है, उर्मिला। अब जब मैं तुमको दीपक बोलूँ ना, जब मैं दीपक तुमको बोलूँ, दीपक मतलब क्या मान लेना, लक्ष्मण। तो ये मान के चलना है तुमको। बार बार मैं तुमको यहाँ पर पतंग की जगह लक्ष्मण वगैरह नहीं बोलूँगा। यहाँ पर बताए जो कवि हैं वो पतंग को उर्मिला मान के कविता को बोल रहे हैं और दीपक को लक्ष्मण मानना है, ठीक है, ये तुमको मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके का कौन सी मानवीकरण टाइप की कविता है। इनमें मानवीकरण किया गया है, समझ रहे हो। मानवीकरण मतलब जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा गया, एक चीज़ एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पर बोल रहा है शीश हिलाकर दीपक कहता। अब बताओ भैया, दीपक जो है शीश हिलाकर कैसे कह सकता है? दीपक के सर थोड़ी होते हैं जो शीश हिला के कहेगा। तुम ही सोचो ना, दीपक के सर होते हैं जो वो शीश हिलाएगा, नहीं ना। तो इसी को बोलते हैं मानवीकरण। जो देखो पढ़ोगे तो लगेगा कि ये सही है, दीपक शीश हिलाकर दीपक कहता। पढ़ेंगे तो लगेगा कि इंसान के बारे में बात की रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, दीपक के बारे में बात कर रही है। और मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। मानवीकरण मान के चलते हैं। मानवीकरण मतलब मान के चलना। जैसे कि दीपक शीश हिला रहा है तो हम लोग मान लेते हैं कि दीपक शीश हिला रहा है। ये कुछ बेसिक से पॉइंट है, तब जाके मैं इसको शुरू करूँगा, ठीक है। और एक लास्ट बेसिक पॉइंट, मजाक थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। जैसे कि आप देखते होंगे आज के टाइम पे में भी जो निब्बा-निब्बी होती है या फिर कोई भी जो लव करते हैं, कोई भी, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, अब समझते हो ना इसका मतलब? अरे यार, तुमको समझ में आना चाहिए। बहुत सारा लड़का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है, लेकिन सक्सेस बहुत कम का हो पाता है, सक्सेस बहुत कम का होता है। तो क्या हुआ था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जो हमारी लक्ष्मण और उर्मिला थी, उनका भी कुछ यही सीन हुआ था। जब राम जी को वनवास हो रहा था, तो आपको भी पता है राम जी अकेले तो नहीं गए थे, राम जी के साथ लक्ष्मण भी गए थे, ठीक है। और लक्ष्मण की जो पत्नी थी वो नहीं गई थी, ठीक है। लक्ष्मण की जो पत्नी थी वो लक्ष्मण के साथ नहीं गई थी। वनवास कौन कौन गया था? राम भगवान गए थे, सीता माता गई थी एंड लक्ष्मण गई थी। लक्ष्मण की जो पत्नी थी उर्मिला, वो गई थी नहीं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया ना। उर्मिला रह गई राजभवन में और लक्ष्मण चल गए वन में। तो ये तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया दोनों का, ठीक है। कोई बुरा मत मानना जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। भगवान वगैरह को मैं थोड़ा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि भगवान चले गए, लक्ष्मण भगवान कहाँ पे चले गए? वन में, जंगल में, और ये बेचारी रह गई घर में। अब इसी को लेकर के ये अपना विरह दुख इस कविता में सुनाती है कि ऐसा ऐसा दुख है। प्यार जो है ना दोनों ओर से पलता है। ठीक है आप चले गए, लेकिन मैं अभी, आप उर्मिला जो बोलती है, मैं फिर भी आपसे प्यार करती हूँ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली उर्मिला के बारे में बताया गया है। और यह जो दोनों ओर प्रेम पलता है वो कहाँ से लिया गया? साकेत से। साकेत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, किनका? मैथिली शरण गुप्ता का। साकेत से लिया गया, 90 चरण से, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है भी है, दोनों ओर प्रेम पलता है कविता मैथिली शरण गुप्त की रचित महाकाव्य साकेत से लिया गया है। साकेत में जनरली किनके बारे में बात की गई है? रामायण से रिलेटेड कहानियां हैं। साकेत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। तो साकेत से ये पोयम लिया गया है। ये पोयम कहाँ से लिया गया? साकेत से। ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, सब लिखा मिल जाएगा। PDF मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। तो समझ गए ना क्या कहना चाह रहे थे? पतंग मतलब क्या समझोगे तुम लोग? उर्मिला। और दीपक मतलब लक्ष्मण, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो मैंने अभी बताया, जो आप लोग भी बहुत सारे लड़के होंगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना, ये इजी हो जाएगा ये वाला। नहीं तो इसको समझते समझते नानी याद आ जाती है, ठीक है।
तो इजी बनाने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आज के टाइम पर वाला यूज़ कर दिया है, ठीक है। बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी इसमें से। जैसे कि चलो पहले लाइन को डिसिफर करते हैं, पहले लाइन को समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। जैसे कि पहले लाइन है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि सखी पतंग भी जल रहा है, दीपक भी जल रहा है। अब तुम देखते होगे जब बरसात का मौसम होता है खास करके, तो जब दिया वगैरह जलता है या फिर बल्ब बाहर में जलता है तो बल्ब के किनारे ढेर सारे पतंग, कीट मकोड़े सब आ जाते हैं, देखे होगे। तो वो सभी क्या है, दिया तो जल ही रहा है और साथ ही साथ पतंग उसके आसपास घूम रहा है, तो पतंग भी जल रहा है, पतंग भी चमक रहा है कि नहीं। दिया के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रहा है ये, तो पतंग भी जलता है। तो वही वाला लाइन है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, ठीक है। और मैं बता दूं पतंग का जो उम्र होता है ना, ज़्यादा दिन तक नहीं होता है, लेस देन 1 डे होता है। कुछ ऐसे कीड़े हैं, जाके सर्च करना, बायोलॉजी के स्टूडेंट से पूछ लेना। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिसका जो लाइफ टाइम होता है वो लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। तो पहला लाइन समझ गए, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। उर्मिला कह रही है, ठीक है, उर्मिला ये कह रही है कि सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। तो यहाँ पर अब बोल रही है, जैसे कि दिया जब तुम देखते होगे, चलो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ तुमको, देखो इसको। जब दिया को तुम देखते होगे तो क्या होता है, दिया का जो लौ होता है इधर उधर ऐसे एकदम हिलते रहता है। तो उसका कंपेयर यहाँ पे किससे किया गया है, इंसान के सिर से, हमारे मुंडी से, ठीक है। तो जब शीश हिलाकर दीपक कहता, अब दीपक तो शीश हिला नहीं सकता है, दिया शीश हिला सकता है। तो तुम लोग यहाँ पर मान के क्या चलना कि शीश हिला कर के कोई कह रहा है, दीपक कहता, बंधु वृथा तू ही क्यों दहता, मतलब तू क्यों जल रहा है, तुम हमारे साथ क्यों जल रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसे जलने की। जैसे कि जब लक्ष्मण जा रहे थे घर छोड़ करके अपने भ्राता राम के साथ, तो लक्ष्मण जी समझा रहे थे क्या, किसको, उर्मिला को, मैं तो जा रहा हूँ तो तुम इतना क्यों जल रही हो। मतलब जलना का मतलब ये नहीं कि जलना, मतलब इतना क्यों उदास हो, ठीक है, यही कहना चाह रहे लक्ष्मण कहते हैं, किससे, उर्मिला से। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये वाला दोनों लाइन समझ गए होंगे, ठीक है, ये वाला लाइन भी समझ गए होंगे, ठीक है। ये वाला लाइन समझा ना। अब ये भी शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु, बंधु मतलब भाई है, भाई तू क्यों दहता है, मतलब तुम क्यों जल रहा है मेरे साथ साथ। दीपक कह रहा है कि मैं तो जल ही रहा हूँ, तू क्यों जल रहा है मेरे साथ साथ। लेकिन क्या पतंग, पर पतंग जो है क्या उसकी बात मानता है, पतंग उसकी बात नहीं मानता है। पतंग जो है कितनी भी विवलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। पतंग जो है उनकी बात को नहीं मानता है और वो साथ में जलते रहता है, ठीक है। जलना मतलब साथ में प्यार, उर्मिला लक्ष्मण से साथ में प्यार करते रहती है। कितना भी लक्ष्मण बोल ले कि तुम क्यों ऐसे उदास हो रही हो, तो लेकिन उर्मिला जो है तो वो प्यार करना छोड़ देगी क्या, नहीं, तो वो साथ में जलता है, ठीक है। कितनी भी विवलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। देखो कष्ट जो है ना, विवलता मतलब होता है लीन होना, प्यार में लीन होना। तो यहाँ पर जो है दीपक के प्यार में पतंग लीन है, विह्वल है, ठीक है। कुछ भी कह ले लेकिन पतंग को असर पड़ने वाला नहीं है, वो जलेगा, पतंग जलेगा, दीपक के साथ जलेगा, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इसीलिए बोला गया है कितनी भी बलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलने का मतलब ये है कि देखो कष्ट जो है ना, दोनों ओर इक्वल है, सेम है, ठीक है, बराबर है। कैसे, जैसे कि लक्ष्मण चले गए हैं 14 साल के लिए वनवास, ठीक है, वो तो चले गए और उर्मिला रह गई अपने राजघराने में, ठीक है। तो क्या लक्ष्मण को ही सिर्फ कष्ट है, उर्मिला को नहीं है क्या? अरे भाई दोनों को कष्ट है, दोनों को। उधर लक्ष्मण भी उर्मिला की याद में उदास होते होंगे, इधर उर्मिला भी लक्ष्मण की याद में उदास होती होगी। तो दोनों ओर सेम प्रेम पलता है, ठीक है, दोनों ओर से प्रेम पलता है, समझ गए। तो यहाँ पर दीपक और पतंग की जोड़ी है, उसको तुम लोग राम बोल रहा हुआ यार, लक्ष्मण और उर्मिला की जोड़ी को समझ लेना बस। बार बार मैं लक्ष्मण उर्मिला नहीं बोलूँगा और बार बार कन्फ्यूज़न भी होगा आपको, इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये लाइन, पहला पद हमने देख लिया, सेकेंड पद को अब समझते हैं। बचकर हाय पतंग मरे क्या,
प्राण छोड़े कर प्राण धरे क्या, ये वाला लाइन समझना। मतलब मान लिया जाए कि बचकर हाय पतंग मरे क्या का मतलब ये है कि मान ली जाए पतंग जो है दीपक के साथ नहीं जलेगा, मतलब दीपक जहाँ जल रहा है वहाँ पे कीड़ों पतंग नहीं आता है। तो कहने का मतलब है बचकर पतंग मरे क्या, मतलब दीपक के पास अगर नहीं जाता है, दीपक के लौ के पास, तो पतंग वैसे भी मर जाएगा। समझ रहे हो, मतलब एक पल की जुदाई भी सहन नहीं होती है। तो वही वाला यहाँ पे भी सीन है कि अगर पतंग दिया से दूर चला जाएगा तो वो वैसे भी मर जाएगा, अगर उर्मिला लक्ष्मण से दूर चली जाएगी तो वो वैसे भी मर जाएगी। तो इसीलिए जलना जरूरी है, प्यार में जलते रहना जरूरी है। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, प्रणय मतलब यहाँ है प्राण, ठीक है, प्राण हो गया आपका, या प्रेम यहाँ पर लिख सकते हो इसको, प्रेम प्रेम। अब यहाँ पर सीधा सीधा बात है, प्रेम छोड़कर प्राण धरे क्या, मतलब प्रेम को अगर तुम छोड़ देते हो तो प्राण धरने से क्या फ़ायदा है। अब तुम उनसे पूछना, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, उनसे पूछना प्यार का, जो प्यार सच्चे प्यार करते हैं उनसे जाके पूछना प्यार का क्या मतलब होता है, पूछना उनसे। मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो करते होंगे तुम्हारे नज़र में होंगे तो उनसे पूछना। तो वही वाला बात है, प्यार छोड़ करके प्राण धरे क्या, प्राण बचा के क्या करेंगे जब प्यार को छोड़ ही दिया तो प्यार बहुत ज़रूरी है। तो प्यार छोड़कर प्राण धरे क्या, ठीक है, जले नहीं तो मरे क्या, प्यार में जले नहीं तो मर जाए क्या, तो मरने से अच्छा है प्यार में जल लो, मतलब प्यार में थोड़ा सा उदास हो लो। क्या यह असफलता है, मतलब किसी के प्यार में जलना, ठीक है, क्या यह सफलता है, तो यह सफलता नहीं है, यह सफलता है, हटा दो समझ रहे हो। तो क्या यह असफलता है, कवि कह रहे हैं अपने कविता में, अगर आप किसी के प्यार में उदास हो रहे हैं तो वो जायज़ है, होना चाहिए, ठीक है, उसको याद करना चाहिए, ठीक है। तो वही वाली बात है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप असफलता का मुंह देखेंगे। वही वाली बात है कि जले नहीं तो मरे क्या, जलना ज़रूरी है प्यार में, मरने से अच्छा है, ठीक है, जले नहीं तो मरे क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जैसे कि देखो सफलता का मायने आपके लिए अलग होंगे, नो डाउट आपके लिए अलग होंगे। जैसे कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कोई करियर बनाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई विराट कोहली बनना चाहता है, कोई सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, कोई अरिजीत सिंह बनना चाहता है। तो सफलता के सबके कैरियर अलग अलग हैं। तो आपके लिए 2022 में आप सबको मैं बोल रहा हूँ, आप सबको, आपके लिए करियर के पैमाने अलग अलग होंगे। कोई IAS बनना चाहेगा, कोई क्रिकेटर बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई सिंगर बनना चाहेगा, सबके अलग अलग पैमाने हैं। लेकिन जो लव वर्ड्स होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, उसके लिए सफलता का एक ही मायना होता है, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है, मरने से अच्छा है प्यार में जल लेते हैं, थोड़ा सा उदास हो लेते हैं, ठीक है, और ये कोई असफलता नहीं है, ठीक है। क्या यह असफलता है, नहीं, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पल रहा है, उर्मिला एंड राम की, ठीक है, उर्मिला एंड लक्ष्मण की। ये हुआ इस लाइन का मतलब। देन नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पद है ये, कहता है पतंग मन मारे तुम महान मैं लघु प्यारे। अब कहता है पतंग जो है, कहता है कि दीपक भैया आप बहुत महान हैं, आप दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं, तुम महान हो। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कहता है पतंग मन मारे मैं मन मार लेती हूँ और तुम महान भी हो, मैं तुमसे बहुत छोटी हूँ, पर प्यारे क्या, मन मारना भी हमारे हाथ में नहीं है, अरे दुख होना भी हमारे हाथ में नहीं है, आपके प्यार में जलना भी हमारे हाथ में नहीं है। पतंग कह रही है, किससे, दीपक से, क्या हमारा जलना भी हमारे हाथ में नहीं है, इतना भी तो वैल्यू दे दो। तो वही वाली बात है। अब देखो यहाँ पर जो लक्ष्मण का व्यक्तित्व है उसको दीपक से मिला के देखो। दीपक क्या करता है, दीपक निस्वार्थ जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। तो दीपक एक तरीके से सहायता करता है लोगों की। दीपक जल के अपने खुद को जला करके दूसरों को रोशनी दे रहा है कि नहीं। सेम लक्ष्मण भगवान ने किया, लक्ष्मण भगवान ने सेक्रीफाइस किया है जनरली। क्या, क्योंकि जब राम भगवान जा रहे थे तो इसने अपनी पत्नी को छोड़ करके वनवास जाना चाहा, अपने राज्य को छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके वनवास जाना चाहता है, सेक्रीफाइस हुआ। दीपक भी वही करता है, खुद को जला करके दूसरों को रोशनी देता है। तो इनका कैरेक्टर और लक्ष्मण का कैरेक्टर देखो, दोनों में आपस मिलता है, दूसरों की सहायता कर रहे हैं। लक्ष्मण ने क्या किया था,
उर्मिला को छोड़ करके, और उतना बड़ा राज्य था, चाहते तो लक्ष्मण राम जी के जाने के बाद 14 साल के लिए राजा तो बन जाते ना, लेकिन नहीं बने, वो चले गए। ठीक है, तो उन्होंने भी त्याग किया है और राम भगवान की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहायता की है लक्ष्मण ने। ठीक उसी तरीके से दीपक भी सहायता करता है। ठीक है, देन अब इस लाइन को आई होप समझ गए होगे आप लोग। कहता है पतंग मन मारे तुम महान मैं लघु प्यारे। अच्छा देखो, यहाँ पर महान का कंपैरिजन भगवान लक्ष्मण एंड दीपक का किया गया है। ठीक है, जैसे कि भगवान लक्ष्मण भी सहायता करते की अपने भगवान का राम का, और दीपक भी अपने खुद को जला करके सहायता करता है। तो दोनों का काम जो है परोपकार के लिए यूज़ होता है। दोनों का काम है परोपकार करना। दीपक खुद जल के दूसरों को रोशनी दे रहा है और लक्ष्मण त्याग करके राम की सहायता करने वनवास चले गए 14 सालों के लिए। तो वही वाला बात है, यहाँ पर पतंग जो है ना कह रहा है तुम महान हो दीपक, तुम बहुत महान हो, दूसरों की सहायता करते हो, परोपकार करते हो खुद जल करके। मैं एक लघु सा पतंग हूँ, लघु सा कीट हूँ, पर प्यारे क्या नाम मरण भी हाथ हमारे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या नाम मरण, मरण मतलब क्या मैं तुम्हारे प्यार में जी नहीं सकती हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे प्यार में मर भी नहीं सकती हूँ। मतलब मरना मतलब फिनिश नहीं उदास नहीं हो सकती हूँ। ठीक है, तो क्या नाम मरण भी हाथ हमारे, क्या मैं तुम्हारे प्यार में उदास भी नहीं हो सकती हूँ। ये सवाल कौन कर रहा है? प्रेमिका कर रही है अपने लक्ष्मण से, यानी उर्मिला लक्ष्मण से कर रही है और पतंग दीपक से कर रही है। ठीक है, शरण किसे छलता है, शरण किसको चाहिए, दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट लाइन। तो ये वाला समझ गया। अब नेक्स्ट लाइन देखो, दीपक के जलने में आली फिर वे है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग लीपी काली, किसका बस चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। तो यहाँ पर दीपक के जलने में आली का मतलब हो गया सखी। तो यहाँ पर कह रही है हे सखी, दीपक के जलने में आली, दीपक जब जल रहा है, यानी भगवान लक्ष्मण जब वनवास चले गए हैं तो ज़रूर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी जीवन की है लाली। ठीक है, दीपक खुद को जल करके प्रकाश दे रहा है और फिर भी भगवान लक्ष्मण वहाँ जाकर राम भगवान की सहायता कर रहे हैं। वही वाली बात है, दीपक के जलने में आली, ठीक है, फिर भी है जीवन की लाली। कम से कम वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, दीपक हो जाएं या फिर लक्ष्मण भगवान हो जाएं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दूसरों की सहायता कर रहे हैं, दूसरा का परोपकार कर रहे हैं। फिर अगला लाइन देखो, किंतु पतंग भाग लिपि काली। पतंग देखो, पतंग का जो भाग्य है वो काला लिखा गया है। काला समझते हो, मतलब बोलते हो ना अरे यार मेरा किस्मत ही खराब है, वही वाला बात है यहाँ पे। किंतु पतंग, पतंग मतलब उर्मिला, किंतु पतंग भाग लिपि काली, किसका बस चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। कहते हो ना तुम लोग यार मेरा बहुत किस्मत खराब है, किसी का बस नहीं चल रहा है अभी, मतलब किसका बस चलता है। तो वही वाली बात है, यहाँ पर पतंग बोल रही है किंतु भाग्य लिपि काली, किसका बस चलता है। जब भाग्य खराब होगा ना तो किसी का बस नहीं चलेगा, समय खराब होता है तो किसी का बस नहीं चलता है, बस समय खराब ही चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है, किंतु भाग, ये वाला लाइन समझ गए होगे, बहुत इजी है और इसको तो तुम डेली लाइफ में फेस भी करते होगे। किसी का बस नहीं चलता है जब किस्मत खराब होता है। तो किंतु भाग्य, जब भाग्य मतलब किस्मत, लिपि मतलब होता है लेख, समझते हो, लिपि मतलब लेख लिखा गया है। जब आपका किस्मत ही खराब लिखा गया है ऊपर वाले ने, तो किसका बस चलेगा, किसी का नहीं, दोनों ओर प्रेम पलता है। लेकिन भी ठीक है, इतना होने के बाद भी दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है, पतंग का दीपक से प्रेम पलता है। पतंग जो है ना दीपक को छोड़ के नहीं जाना चाहता है, वो पतंग के साथ जलना चाहता है। यानी उर्मिला जो है उर्मिला जो है लक्ष्मण के या प्यार में, लव में वो जलना चाहती है, मतलब ऐसे उदास रहना चाहती है। कम से कम ये तो होना चाहिए ना यार। लास्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आप काफ़ी चीज़ रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, जगती बनी ग्रीवित है रखती, उसे चाहती जिसे है चखती। अच्छा, ये हम पर बनी ग्रीवित मतलब होगा बनिया मतलब बिजनेसमैन समझते हो ना, उनको प्रॉफिट से मतलब होता है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है। बिजनेस वालों को क्या चाहिए होता है, कैपिटल, समझते हो कि नहीं, फ़ायदे का ये लोग बस सोचते हैं। तो वहीं पे लिखा है जगती मतलब होता है संसार, जगती। तो जगती बिनी ग्रत है राखती, उसे चाहती जिसे है चखती। संसार के जो मानव हैं, जैसे कि हम हैं, आप हैं, आपके मम्मी पापा या कोई भी हैं,
सबको मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई सब दूध का धुला हुआ है, सबको मैं बोल रहा हूँ कि जगत के जो भी बने गृहस्थी मतलब बिजनेसमैन को कंपेयर यहाँ पर किया गया सभी लोग को, ठीक है। जगत में ऐसा सब लोग हैं ना, खास करके मानव, सब कोई भी अगर काम करता है तो उसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि आप मंदिर वगैरह में जाते होंगे, 5 रुपया का पेड़ा चढ़ाते हैं और बोलते हैं भगवान 50,000 का नौकरी लगवा दो, तो वहाँ पे भी स्वार्थ छिपा हुआ है। मान लीजिए आप किसी से प्यार कर रहे हो, तो आप सोचना एक बार कि उससे प्यार क्यों कर रहे हो सकता है आप उसकी खूबसूरती को देखकर प्यार कर रहे हो, तो ये भी स्वार्थ है। हो सकता है उसकी वो लड़की दिल की अच्छी होगी तो उसको देखकर प्यार कर रहे हो, तो ये भी स्वार्थ है, क्योंकि उसके क्वालिटी को देख कर तुम प्यार कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है उसके पैसों को देखकर प्यार कर रहे हो सकता है कुछ और भी कारणें हो सकती है, ठीक है। मैंने बोल रहा हूँ हो सकता है, आप लोग दिल पे मत ले लेना कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमको, हम सच्चे में प्यार करते हैं उससे दिल पे मत लेना भाई, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो आज का मानव है वो कोई भी काम करता है तो उसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ होता है। तो जगत का यही नियम है, ठीक है। मानव लोग स्वार्थी होते हैं, बेसिकली यही लाइन कर रहा है, ये दोनों लाइन यही कहना चाह रहा है। और नेक्स्ट लाइन कहता है काम नहीं परिणाम निखारती। अब आपसे देखो, आप मान लीजिए कोई IAS की तैयारी कर रहा है, 5 साल से बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन बेचारे का रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो सब लोग क्या देखते हैं, काम नहीं देखते हैं, परिणाम देखते हैं, ठीक है। वो 5 साल से मेहनत कर रहा है, उसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन परिणाम देखेगा। तो काम नहीं परिणाम है निखारती, आपको काम नहीं, आपके परिणाम आपको निखारेगी। सभी लोग को परिणाम चाहिए, आपके काम से मतलब किसी को नहीं है, ठीक है। तो मुझे खास करके ये लास्ट लाइन जो है ना, ये लास्ट पद जो है ना, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी समझो, ये जो संसार है, मतलब जगत जो है, ये बनिए के समान है, बिजनेसमैन के समान है, सिर्फ प्रॉफिट ही देखता है। और प्रॉफिट के पीछे क्या छुपा हुआ होता है, मतलब स्वार्थ। पूरा संसार के जो व्यक्ति हैं उनको कोई ना कोई काम जो होता है, सबके पीछे स्वार्थ जरूर होता है, चाहे वो स्वार्थ छोटा हो बड़ा हो, लेकिन स्वार्थ होता ही है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, अगर किसी की आप हेल्प कर रहे हो, मतलब लगातार 5 दिन से उसको हेल्प कर रहे हो, रोज़ एग्ज़ाम सेंटर पे छोड़ने जा रहे हो, लेकिन लास्ट दिन 5वें दिन ट्रैफिक जाम लग गया और आप सही टाइम पे नहीं पहुंच पाए, तो वो जो व्यक्ति होगा जो एग्ज़ाम जिसको दिलवाने जा रहे थे, वो 5वें दिन तुमको बहुत गाली देगा, बोलेगा तुम लेट काहे करवाया ऐसे, मतलब बहुत गाली देगा। और वो 4 दिन तुम उसका हेल्प किए, उसको वो भूल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करता है ना, परिणाम निखारता है, रिजल्ट कैसे तुम दे रहे हो। किसी का अगर हेल्प कर रहे हो, अगर तुम हेल्प करते हुए किसी को सफल नहीं होते हो, ठीक है, तो तुमसे वो डिसअपॉइंट हो जाएगा और फिर परिणाम नहीं निकलेगा, तो तुमको क्या करेगा, गलिया उलिया देगा, भगा देगा तुमको ऐसे। तो काम नहीं भाई, परिणाम निखारती। मुझको यही खलता है, मतलब यहाँ पर पतंग बोल रही है, पतंग यानी उर्मिला बोल रही है, मुझको यही खलता है, संसार इतना मतलबी कैसे है, मुझको यही खलता है। बट दोनों ओर प्रेम पलता है। इतना होने के बावजूद कुछ लव वर्ड, कुछ प्यार करने वाले जो लोग होते हैं, वो प्यार करना नहीं छोड़ते हैं। और उर्मिला एंड लक्ष्मण, ये दोनों प्रतीक है प्यार के। प्यार करना है तो इन दोनों को जैसा करो, प्यार करना है। दो लड़कियां जो देख रही है, उर्मिला से प्यार करना सीखो, उर्मिला जो माते थी हमारी। तो ये था, अब वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। जैसे कि देखो, दोनों ओर प्रेम पलता है, कविता मैथिली शरण गुप्त रचित महाकाव्य साकेत। साकेत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसमें 9वें सर्ग से 9th चैप्टर से ये लिया गया है, ये वाला जो आज पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। इस कविता में अभय पक्षीय प्रेम की महत्ता का वर्णन किया गया है। दीपक और पतंगों को प्रतीक से माध्यम से उर्मिला कहती है कि हे सखी, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक को जलता ही है, लेकिन उसके लौ में पतंग भी जलता है। दीपक तो जलता ही है, साथ ही साथ उसके लौ में पतंग भी जलता है। ओके, दीपक पतंग को समझाता है कि, यानी दीपक लक्ष्मण जो है उर्मिला को समझाती है कि क्यों उदास हो भाई, क्यों, मैं जा रहा हूँ इसीलिए, नहीं जाओ, क्यों बाबू, क्यों, समझते हो, जाने दो ना। तो ऐसे समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। सब मैं तो पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, घर में जाके इसको पढ़ लेना। ये तुम्हारा सारांश है, आता एग्ज़ाम में 10 नंबर के लिए, 15 नंबर के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।